चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन और बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पहले क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन में से जितने भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो या अदर कोई भी चीज़ हो, उनको सेपरेट कर देना। क्या कर देना? सेपरेट कर देना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, ये जो होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक फिजिकल प्रोसेस है। कैसे? यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिस्क फ्लास्क लिया है। एक क्या लिए है? डिस्क फ्लास्क। यहाँ पे एक हमने डिस्क का फ्लास्क लिया है। डिस्क फ्लास्क में यहाँ पे क्या है? वाटर है। यहाँ पे क्या है? वाटर है। यहाँ पे हम इस वाटर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वाटर में जैसे एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में मेरा वाटर भी है और वाटर भी है, ये पानी है, वाटर, और साथ ही साथ मेरा इथाइल अल्कोहल भी है। क्या है? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल भी है। तो हमको बोल रहा है कि हमको इथाइल अल्कोहल और वाटर को क्या करना है? सेपरेट करना है। अब यहाँ पे सेपरेशन कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया, इथाइल अल्कोहल और वाटर को एक डिस्क फ्लास्क में डाला। ठीक, डिस्क फ्लास्क में डाला। उसके बाद एक फ्रैक्शनल कॉलम जो है इंसर्ट किया। दो इधर भी एक वो ले लिए बीकर, इधर एक डिस्क फ्लास्क हो गया। दोनों में क्या किया, एक फ्रैक्शनल, ये जो कॉलम दिख रहा है, ये कॉलम, फ्रैक्शनल कॉलम, इसको क्या किया? अटैच किया। जैसे ही ये फ्रैक्शनल कॉलम अटैच हुआ, इसमें ये है फ्रैक्शनल कॉलम, ये वाला है, ठीक है, ये वाला मेरा क्या है? फ्रैक्शनल कॉलम है। इस फ्रैक्शनल कॉलम का देखो, इस फ्रैक्शनल कॉलम का ऊपर का जो टेम्परेचर है, ऊपर का जो टेम्परेचर है वो हाई है। जैसे ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है, ऐसे समझते हैं कि जैसे इस फ्रैक्शनल कॉलम का ऊपर का टेम्परेचर है 78 डिग्री सेल्सियस, यानी हाई टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरीके से इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। 78.37 डिग्री सेल्सियस इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। अब यहाँ पे 78, यहाँ पे ये चीज जान जाना कि यहाँ का बस टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा हाई है, और यहाँ का टेम्परेचर क्या है? लो है। यहाँ का टेम्परेचर हाई है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है? लो है। तो जैसे ही हम नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वाटर के, क्योंकि इस वाटर में क्या है? मेरा इथाइल अल्कोहल भी है, और वाटर क्या हो रहा है? फिर धीरे धीरे इवापोरेट कर रहा है। यहाँ पे देख लो, वाटर क्या कर रहा है? इवापोरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे हीट एनर्जी था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इवापोरेशन हो रहा है तो यहाँ पे वो कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लो है, तो जो इवापोरेशन के बाद यहाँ पे वाटर का जो ड्रॉपलेट्स है, वाटर जो है वो कंडेंस हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है, और कंडेंस होकर धीरे 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 क्या हो रहा है? बूंद के फॉर्म में वापस से इसी में गिरता जा रहा है। लेकिन जो इथाइल अल्कोहल था वो 78 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो वहां पे जाके वो क्या हो रहा है? 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट से जाके इसमें चला जा रहा है, और धीरे 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 इथाइल अल्कोहल जो है अलग हो रहा है। मतलब वाटर जो है अलग होके इसमें आ रहा है, और इथाइल अल्कोहल अलग होके उसमें जा रहा है। यही प्रोसेस जो है, इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यानी इतना एनर्जी जो कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, मतलब कंपोनेंट्स जो भी हों सॉल्यूशन के, उसको अलग कर सके, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। समझ में बताइए? यहाँ पे याद रखना है, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 78.37 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब जानते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन को। डाइल्यूशन क्या होता है? कोई भी दो सब्सटेंस का मिक्सिंग, कोई भी दो लिक्विड्स को जब हम लोग मिक्स करते हैं, तो उससे जो नया लिक्विड फॉर्म होता है या जो नया चीज फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ये हम लोग को सबसे पहले जानना होगा। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन देखो, किसी भी चीज में जब हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं, किसी भी चीज में जब हम लोग वाटर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, तो वो मेरा एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे कि एसिड में जब हम वाटर को ऐड करें, तो वो क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। जैसे ही एसिड, अगर हम अल्कोहल में वाटर को ऐड करें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर। अल्कोहल में वाटर को ऐड करें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर। एसिड में वाटर को ऐड करें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर, एसिड। ठीक है, हमको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि सॉल्यूशन जो होता है, कोई भी चीज का जो सॉल्यूशन होता है, ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, दो होता है, एक होता है कॉन्क यानी कंसंट्रेटेड जिसको बोलते हैं, एक होता है डाइल्यूटेड।
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें 70 ग्राम जो है कंपोनेंट होता है और 30 ग्राम क्या होता है, वाटर होता है। जैसे कि एसिड और वाटर को लेते हैं। एसिड एंड वाटर के अकॉर्डिंगली कंसंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, जिसमें 70 ग्राम एसिड हो और 30 ग्राम क्या हो, वाटर। जैसे कोई भी एक सोल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 70 ग्राम क्या है, एसिड है, और 30 ग्राम क्या है, वाटर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ एसिड। क्या बोलेंगे, कॉम यानी कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम एसिड। तो ये मेरा क्या हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो कि हम लोग जानते हैं। दूसरी तरफ आता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें 30 ग्राम क्या हो, एसिड हो, और H2O यानी वाटर का जो संख्या है वो कितना हो, 70 ग्राम हो। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड कितना हो, 30 ग्राम, और वाटर कितना हो, 70 ग्राम, उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जिसमें वाटर की संख्या ज़्यादा है, जिसमें वाटर जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जिसमें वाटर जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इस डाइल्यूशन के एंथैल्पी को समझने के लिए हम एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन को अडॉप्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम एसिड को लेते हैं और किसको लेते हैं, वाटर को। एसिड और वाटर का एग्जांपल से समझते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि एसिड और वाटर का जो रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है। याद है, एसिड और वाटर का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में जब अल्कली पढ़ रहे थे तो उस केस में बताया गया होगा कि एसिड और वाटर का जो मिक्सर है, यानी एसिड वाटर का जो सोल्यूशन है वो हाईली क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक सोल्यूशन है। किसका, एसिड और वाटर का हाईली एक्सोथर्मिक सोल्यूशन है। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो इतना तो जानते हैं कि हाईली एक्सोथर्मिक सोल्यूशन है। अब हम इसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 10 मोल ऑफ H2O। हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 10 मोल्स ऑफ H2O। यहाँ पे हम क्या किए, अब यहाँ पे हमने 1 मोल ऑफ HCl लिया, यानी एसिड, और वाटर लेते हैं 10, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, याद है, तो 10 मोल्स ऑफ वाटर लिया। जब इसको हम लोग जो है रिएक्ट कराएं तो हमको कंपाउंड बन जाएगा HCl.10H2O, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको फॉर्म करने में जितना एनर्जी खपत हुआ वो एनर्जी कितना होगा, 69.01 किलो जूल पर मोल। यानी इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का। तो ये क्या हुआ, इसमें ये जो एंथैल्पी है, ये जो एनर्जी है, इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। यानी कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, एनर्जी मतलब एनर्जी, क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज मेकिंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, यानी एसिडिक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ डाइल्यूशन। यानी कोई भी एसिडिक डाइल्यूशन बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अब जैसे 10 मॉलिक्यूल्स के लिए इतना हुआ, ठीक है। उसी तरीके से जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब हमने क्या किया, 25 मोल्स ऑफ वाटर लिए। तो 25 मोल्स ऑफ वाटर को जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे कितना पे, 72.03 किलो जूल पर मोल, 72.03 किलो जूल पर मोल पे हीट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट कर रहे हैं। तो 25, देखो यहाँ पे एक चीज समझना, याद है एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में। तो 25 मोल्स ऑफ H2O में 25 मोल में कितना हो जाएगा, 25 गुने एवोगैड्रो नंबर, 25 गुने एवोगैड्रो नंबर, कितना पार्टिकल्स हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे भी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 25 मोल्स ऑफ H2O के साथ रिएक्ट किया तो इतना एनर्जी पर ये मेरा क्या बन जाएगा, HCl 25H2O, यानी कि यहाँ पे भी बना एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये कैसा एक्वा सॉल्यूशन है, तो एसिडिक डाइल्यूशन वाला, यानी डाइल्यूटेड एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखो हम क्या किए कि
हाइड्रोक्लोरिक एसिड था HCl, 25 H2O तो था ही मेरे पास। इसमें क्या किए कि हम 15 H2O और ऐड किए, इसमें क्या किए 15 H2O यानी 15 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को और ऐड किए। तो उस केस में क्या होगा, ये जो HCl है जब इसको हीट करेंगे तो ये HCl 40 H2O में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये HCl 40 H2O में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होगा। क्या एनर्जी होगा, एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ये HCl जो कि 25 H2O जितना भी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको फॉर्म करने में कितना एनर्जी खर्च हुआ था 72.03 किलो जूल पर मोल। इसके फॉर्मेशन में कितना एनर्जी आया, इसमें जो एनर्जी रिलीज किया वो कितना था 72.79 एनर्जी जो है इसमें रिलीज हुआ। तो टोटल एनर्जी का कंजम्पशन कितना हुआ होगा, सोचो टोटल एनर्जी का कंजम्पशन कितना हुआ। प्लस में ये है, माइनस में ये है, प्लस 72 प्लस में ये है और माइनस में, क्योंकि ये एनर्जी कैसा है, ये रिलीज्ड एनर्जी है, ये एनर्जी कैसा एनर्जी है, एनर्जी रिलीज्ड हो रहा है। तो रिलीज्ड एनर्जी को नेगेटिव से शो करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस याद करो, एक्सोथर्मिक किस साइन का होता है, नेगेटिव साइन होता है एक्सोथर्मिक में। तो रिलीज्ड एनर्जी यानी कि नेगेटिव, ऐड एनर्जी यानी कि पॉजिटिव। तो देयरफॉर नेट एनर्जी कितना हो जाएगा 72.03 माइनस 72.79। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 72 गया, 79 माइनस 3 यानी माइनस 0.76 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है रिक्वायर्ड है, यानी इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एनर्जी कंज्यूम हुआ है। समझ में बता रही है, अच्छी बात है। तो 40 H2O मॉलिक्यूल्स जो बना किससे, HCl में, जो HCl गैस था उसमें 1 मोल ऑफ HCl है, इसमें हमने क्या किया 40 माइनस में H2O ले लिया, 40 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको फॉर्म किए HCl और 40 H2O को, तो इसमें कितना एनर्जी रिलीज हुआ 0.76 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पे भी डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है, जिसके कारण ऑल वैल्यूज किसमें होंगे नेगेटिव में। चलिए अब हम लोग जानते हैं स्पॉन्टेनिटी को, स्पॉन्टेनिटी क्या होता है। अच्छा एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी चीज़ है जैसे हीट है, हीट का फ्लो क्या है यूनिडायरेक्शनल है, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, ऐसे ही यूनिडायरेक्शनल होता है किसी भी चीज़ का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। मैं हमको ये बताना है, चलिए अब जानते हैं स्पॉन्टेनिटी को। कोई भी चीज़ जो है उस, जैसे अब हीट ही है, ठीक है हीट है, तो हीट क्या है मेरा यूनिडायरेक्शनल है, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, मतलब बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी विश्वास बोल रहे सॉरी, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी फोर्स के कोई भी चीज़ है जिसमें पोटेंशियल है कि वो प्रोसीड कर सकता है, आगे जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी, जो कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे समझो हुआ क्या बेसिकली, हम लोग अभी देखे कि रिएक्टेंट जो था, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से क्या बन रहा था प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बन रहा था प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। रिएक्टेंट में जब इनिशियल स्टेज में जो कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था। अभी जैसे जितना भी अभी रिएक्शन हम लोग देखे उसमें अगर ध्यान से देखो तो जितना भी इनिशियल स्टेज में जो कंसंट्रेशन है, रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन होता है इनिशियल स्टेज में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं होता है कंसंट्रेशन, रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन होता है इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण होता क्या है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन, उसका जो डाइल्यूशन होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन जो भी है रिएक्टेंट है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगेगा। जैसे ही पहले तो ये था, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ क्या हुआ, रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन क्या होगा डिक्रीज करने लगेगा। और कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है मतलब सेम टाइम पे जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि नया कंपाउंड का, यानी कि न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। एट द सेम टाइम, यहाँ पे लिख देते हैं एट द सेम टाइम न्यू कंपाउंड इज फॉर्म,
अब इसमें रिस्पॉन्सिव फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी स्पॉन्टेनिटी जो होता है या किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये मेजरली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है मेरा हीट, दूसरा फैक्टर है कैटलिस्ट। पहला फैक्टर क्या है, हीट, दूसरा फैक्टर क्या है, कैटलिस्ट। अब देखो कैसे, जैसे जैसे हम लोग हीट, किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट जो है रिएक्शन में जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हीट एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रूम टेम्परेचर जो होता है, एक नॉर्मल जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है, उससे जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका जो कंसंट्रेशन जो डिक्रीज हो रहा है उसके रेशियो में भी तो इंक्रीजमेंट आएगा। वही चीज तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले से तो बहुत हाई था कंसंट्रेशन, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन जो रेशियो है उसमें इंक्रीजमेंट आएगा कि नहीं, कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज करेगा, लेकिन जो रेशियो है, रेशियो ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और इस कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का जो रेशियो है वो तो इंक्रीज कर रहा होगा, और जैसे ही वो इंक्रीज कर रहा होगा तो उसमें हीट एनर्जी एक रिस्पॉन्सिव फैक्टर आता है स्पॉन्टेनिटी का। उसी तरीके से कैटलिस्ट भी सेम चीज करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, इस डिक्रीजिंग, यानी ये जो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज करने का जो रेशियो है इसको और इंक्रीज करता है। यानी होता है ना जले में नमक छिड़कने वाली बात, कोई भी चीज होता है ना, आग में घी डालना, जले में नमक छिड़कना, वही वाला काम करता है ये कैटलिस्ट। क्या करता है, एक तो बेचारा कंसंट्रेशन वैसे ही डिक्रीज कर रहा होता है, ऊपर से हीट क्या करता है, इस कंसंट्रेशन के रेशियो को इंक्रीज करता है, और ये कैटलिस्ट जो है इस कंसंट्रेशन को डिक्रीज कराने में और ज्यादा अपना रोल प्ले करता है, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का जो स्पीड है उसको और बूस्ट करता है और इंक्रीज कौन कर देता है, कैटलिस्ट। तो ये दोनों एक रिस्पॉन्सिव फैक्टर है स्पॉन्टेनिटी की। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझना है, इसमें सब चीज इफेक्ट होता है, यानी इसमें स्पॉन्टेनिटी यानी जो प्रोसेस होता है इसमें सारा चीज इफेक्ट होता है, बस एक चीज को छोड़ के, और वो एक चीज है मेरा प्रेशर। गैस का प्रेशर पे कोई असर नहीं होता है, जो गैस है उस पर गैसियस सब्सटेंस होता है उसका प्रेशर पे हक होता है, जैसे और सब पे तो नहीं, लेकिन प्रेशर जो है ये मेरा चेंज नहीं। अब देखो डिक्रीज इन एंथैल्पी फॉर स्पॉन्टेनिटी, डिक्रीज इन एंथैल्पी का मतलब एनर्जी में डिक्रीजमेंट आ रहा है इन स्पॉन्टेनिटी के लिए। अब स्पॉन्टेनिटी में हम क्या बताए थे, याद करो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता जाता है। अब देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, जब हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट किए तो क्या बनाया, अमोनिया गैस। इसमें एनर्जी कितना रिलीज हुआ, इसमें एनर्जी रिलीज हुआ -46.1 किलो जूल पर मोल, माइनस में एनर्जी रिलीज हुआ, यानी कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सिमिलरली हाँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें हमने 1 मोल ऑफ क्लोरीन को ऐड किया। अच्छा यहाँ पे एक चीज और टर्म्स बता देते हैं, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम, या 1 मोल इसको कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितने बचेगी, 1, इसलिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को ऐसे भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, इसमें एनर्जी रिलीज होता है माइनस में 92.32 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है इसमें रिलीज होता है। समझ में बात आ गई। उसी तरीके से नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, पहले यहाँ पे सारा रिएक्शन समझो, नाइट्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होता है दैट इज इक्वल टू 285.8 किलो जूल पर मोल। वो कितना होता है, 285.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी होता है। अब यहाँ पे देखो हमने जितना एनर्जी देते हैं इस बेसिक में यहाँ पे जो, और अच्छा एक चीज और, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, इस एनर्जी को, इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी आ रहा है इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं गिब्स एनर्जी। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, गिब्स एनर्जी, यानी एनर्जी जो यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी, एक फ्री एनर्जी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जितना एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, ये एब्जॉर्ब एनर्जी से ज्यादा है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है केमिकल रिएक्शन के दौरान उतना अमाउंट वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। और वही चीज यहाँ का मेन कंसेप्ट है, बस कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। समझ में बात आई, बस और कोई चीज नहीं है इसमें। जैसे कि
यहाँ इतने रिएक्शन में यहाँ पे एक चीज़ समझो। अब यहाँ पे हमने एक बात अभी आपको बताया था कि जैसे कोई भी रिएक्टेंट है वो अगर कंबाइन करता है तो उसमें से क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। इस वाले रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमने 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। जब इन दोनों को कंबाइन किए, कंबाइन किए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला और एनर्जी क्या हो रहा है इसमें, हमने क्या बोला, जब दो रिएक्टेंट कंबिनेशन ऑफ रिएक्टेंट हो तो उस केस में एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे 33.2 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है जब रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। समझ में बता रही है? तो ये मेरा कैसा प्रोसेस होगा, ये मेरा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, -33.2 किलो जूल पर मोल, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इसीलिए ये मेरा क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात आती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिएक्शन, यानी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, यानी जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है केमिकल मैकेनिज्म के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। यानी टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक टर्म आता है रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस। रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस मतलब ये कौन सा चीज़ है भाई, रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस को समझते हैं। रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस हमने क्या किया कि एक जाल, इसमें एक वाइड रेंज का थर्मामीटर रखा हुआ है, ठीक है, वाइड रेंज का ये थर्मामीटर है कोई, ठीक है, वाइड रेंज का एक थर्मामीटर है, वाइड रेंज थर्मामीटर। अब ये जो वाइड रेंज का थर्मामीटर है, रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि जब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें एक गैस है, इसमें क्या प्रेजेंट है, मेरा गैस प्रेजेंट है, गैस। इस गैस को जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका अंदर का जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा मतलब कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस पार्टिकल्स हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी जब गैस का मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज करेगा तो उनका जो मूवमेंट है वो इंक्रीज करेगा, और उनका मूवमेंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो वो रैंडम मोशन में कहीं पे भी, जैसे पार्टिकल पहले यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे 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 ऐसे, कहीं पे भी वो क्या होगा, रैंडमली मूव करेगा, मोशन करेगा हर डायरेक्शन में। पहले पार्टिकल कहाँ था, यहाँ पे, अब यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे ऐसे रैंडमली मूव कर देगा कि नहीं करेगा। बस इसी चीज़ को बोलते हैं रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस, यानी कि जब, और ये वाइड रेंज थर्मामीटर उसका टेम्परेचर ही फाइंड आउट करता है। गैस पार्टिकल को जब गैस है, एक कंटेनर में गैस है, उसको जब हीट किए तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स के इंक्रीज करेगा, यानी उनका मोशन इंक्रीज करेगा, वो सारे डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उनका रैंडम मोशन होगा, और उसी को बोलते हैं रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस।